हम आज यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर मेनली व्हाइल लूप को देखेंगे कैसे यूज़ किया जा सकता है। प्रीवियस सेशन में हमने जो डिस्कस किया है अभी तक वो पाइथन में कौन से लिटरल्स अवेलेबल हैं, डाटा टाइप कौन से हैं और डाटा टाइप का क्या एडवांटेज है, बेसिक डाटा टाइप और एडवांस्ड डाटा टाइप में क्या डिफरेंस है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, ऑपरेटर्स कौन से हैं। मेनली ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया और उसके बेस पर कुछ असाइनमेंट्स भी हमने सॉल्व किए। और आज और कल के सेशन में हम लोग व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे। हम सभी जो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, सभी के बेस पर कैसे उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है, तो हम डे वाइज उन्हें कवर कर रहे हैं। इन सभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को वन डे में भी कवर किया जा सकता है, बट हम ये बेसिक कंसेप्ट्स को ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं ताकि हम बेस कंसेप्ट यानी कि पाइथन के कोर कंसेप्ट को समझ पाएँ, ताकि हम इसके बेस पर फिर जब आगे बढ़ेंगे, लाइब्रेरीज़ की तरफ बढ़ेंगे, लाइक पांडा, नमपाई, तो हम ये समझ पाएँगे कि वहाँ पर इन बेसिक कंसेप्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप एक लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी भी स्टेटमेंट्स को रिपीट करने में हेल्प करता है। चलो आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। है। यस सर, हल्की हल्की बीच बीच में। अ, देखते हैं, कोशिश करेंगे कि पूरा रहे यहाँ पर। बाकी जो सेशन हम कर रहे हैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं शेयर करूँगा। तो अभी तक हमने जो समझने की कोशिश की है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इफ कंडीशन, then this is the true block, else this is the false block। ये ट्रू और फॉल्स ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल हैं और इस स्टेटमेंट के बेस पर हम दो में से किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम वहाँ पर लैडर इफ या इफ एलिफ स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। इन दिस केस अगर सेम इसी स्टेटमेंट को सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट क्या है? दिस इज इक्वलेंट टू द टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल इन द सी सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेज। तो फर्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर ए ग्रेटर देन बी, जी इज ए, एल्स जी इज बी। और यहाँ पर हमारे पास ए में 10 है, बी में 20 है। तो इन दिस केस अगर हम प्रिंट करते हैं तो अकॉर्डिंगली 10 और 20 में अगर हम देखें तो 20 ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पर अगर हम जी को प्रिंट करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये 20 रिजल्ट देगा। तो इन दिस केस हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट इज इफ को यूज़ किया है। अब सेम इसी स्टेटमेंट को हम सिंगल लाइन में कैसे लिख सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंगल लाइन इफ का सिंटेक्स क्या है पहले वो देखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, एल्स फॉल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक, फॉल्स ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन बी पॉसिबल, बट अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है
तो हम इसे सिंगल लाइन में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट है, नॉट अ ब्लॉक, दिस इज द स्टेटमेंट और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, G इक्वल टू A if A greater than B else this B। तो जस्ट एक सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अकॉर्डिंगली ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें 10 ग्रेटर देन 20, तो 10 ग्रेटर देन 20 ये क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स के केस में बी वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बी अकॉर्डिंगली जी में असाइन हो जाएगा और हम यहाँ पर इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इस केस में भी रिजल्ट 20 आ रहा है, बट दोनों ही इफ स्टेटमेंट में डिफरेंस देख सकते हैं, कहां पर डिफरेंस है। सो इस केस में ये आपका ट्रू ब्लॉक है, इस केस में ये फॉल्स ब्लॉक है। यहां पर ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ब्लॉक और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है वो समझना जरूरी है। ब्लॉक में मल्टीपल स्टेटमेंट्स पॉसिबल है, बट स्टेटमेंट के केस में जस्ट सिंगल लाइन स्टेटमेंट ही यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज हमारे पास ए 10, बी 20 और सी 30 है। तो अगर इसे नेस्टेड इफ के थ्रू लिखना है तो हमने कल के सेशन में भी देखा था, हम यहाँ पर अ, इसे नेस्टेड इफ के थ्रू भी कर सकते थे और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके भी कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ के थ्रू लिख रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी इफ ए ग्रेटर देन सी, greatest is A, else greatest is C, else if A, this B greater than C, greatest is B, else greatest is C। अब यहाँ पर आपके पास ये ब्रांचिंग इफ स्टेटमेंट है। अब सेम प्रोग्राम को हम सिंगल लाइन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास सेम स्टेटमेंट A10, B20 एंड C30 है। अब हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। सो हमारे पास स्टेटमेंट है इफ ए ग्रेटर देन बी। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के केस में यहां पर हम आएंगे और फॉल्स के केस में इस साइड हम जाएंगे। तो ट्रू के केस में अगर ये ट्रू है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और फॉल्स केस में ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। सिमिलरली इस केस में जब ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमें यहाँ पर फर्दर एक इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और अगर फॉल्स है तो अगेन यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इन दिस केस फिर से हम लिख सकते हैं इफ ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटेस्ट इज ए, एल्स ग्रेटेस्ट इज सी। और यहाँ पर इस साइड की तरफ अगर हम देखें तो इफ बी greater than C, greatest is B, else greatest is C। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अब हम इन दोनों ही इफ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम टू वेरिएबल्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करके देखते हैं। ग्रेटेस्ट इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स the greatest is B।
अकॉर्डिंगली यहाँ पर एरर है और एरर कहाँ पे शो कर रहा है? जस्ट इस एल्स के साथ। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे देखा एल्स स्टेटमेंट में ये एरर है और ये एरर बता रहा है कि एल्स के बाद यहाँ पर कुछ एरर है और एरर क्या है? एल्स के केस में ये कॉलन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, बट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करते वक्त भी ये कॉलन स्पेसिफाई कर दिया था। फाइनली यहाँ पर ये 20 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था जस्ट टू वेरिएबल्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब हम सेम प्रोग्राम को ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं। सिंगल लाइन इफ में ये ट्रू स्टेटमेंट है और अगर ट्रू होगा तो ए, और अगर ये फॉल्स होगा तो दिस वन। तो एल्स रिप्रेजेंट करता है फॉल्स पार्ट को। तो अब हमारे पास ए, बी और सी, थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। अब हमें इनमें से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो अगेन हम सेम लॉजिक का यूज करते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी एल्स। तो अब हमारे पास एक साइड ट्रू है और ट्रू के केस में फिर अब हमें क्या चेक करना है? ए और सी को। तो इफ ए ग्रेटर देन सी एल्स। और अगर ये ट्रू है तो ग्रेटेस्ट हो गया आपका ए, और अगर ये फॉल्स है तो ग्रेटेस्ट है सी। सिमिलरली फॉल्स केस में फिर से हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है एंड यहाँ पे हमें कंपेयर करना है बी ग्रेटर देन सी। अब ये भी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ट्रू के केस में बी ग्रेटर है और फॉल्स के केस में सी ग्रेटर है। सो हमारे पास ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और सिमिलरली ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसे हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट इस केस में सही डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। इस केस में अब मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ, बी को ग्रेटेस्ट कर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट अभी भी सही है या नहीं। अगर सही है तो इसका एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है? हमारा यहाँ पर 200 रिजल्ट आ रहा है। तो अब इस केस में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये 200 रिजल्ट कैसे आया है। सबसे फर्स्ट है हमारा ए एंड बी। सबसे पहले क्या कंपेयर हुआ? ए एंड बी। 10 ग्रेटर देन 200। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो अकॉर्डिंगली हम इसकी तरफ मूव हो गए। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। और ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स में अगेन हमारे पास एक इफ है और यहाँ पे अब हम कंपेयर कर रहे हैं 200 ग्रेटर देन दिस 30। अब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये फिर से फॉल्स है और फॉल्स के केस में फाइनली हम इस वेरिएबल की तरफ मूव करेंगे, इस स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि सी की वैल्यू जी में स्टोर हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर बट यहाँ पे 200 ग्रेटर देन 30 था, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू के केस में आपका बी वेरिएबल अकॉर्डिंगली जी के अंदर स्टोर होगा और यहाँ पर आपको 200 रिजल्ट मिल रहा है। अगर ये फॉल्स होता तो सी की डाटा इस जी में जाता, जैसे कि प्रीवियस केस में हो रहा था।
अब जो 200 है, 200 ग्रेटर देन 30 है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू के केस में बी का डाटा अकॉर्डिंगली जी में स्टोर होगा और हमें यहाँ पर 200 मिल जाएगा। इस स्टेटमेंट में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। इसका एग्जीक्यूशन समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है? अगर यहाँ डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। इस इफ स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं? अगर किसी का कोई क्वेरी हो अभी तो अभी मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था आपका सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट और इसको मैक्सिमम यूज़ किया जाता है जब हम डेटा साइंस की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस पांडास की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रोसेसिंग करते वक्त हमें सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। ओके, सो ये था आपका सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट। ऐसे सिंगल लाइन फोर लूप भी हमारे पास होता है, उससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये लूप को समझ लें, ये काम कैसे करता है और कितने टाइप के लूप पाइथन में हमारे पास अवेलेबल हैं। So loop statement mainly allow us to execute a statement or a group of statement multiple time। तो अगर एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम ऐसे केसेस में लूपिंग स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, पाइथन के केस में मल्टीपल लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। वन इज व्हाइल एंड अनदर इज फॉर लूप। तो व्हाइल लूप या फॉर लूप की भी हेल्प ली जा सकती है और दोनों में ही डिफरेंस है। व्हाइल लूप भी मल्टीपल टाइम रिपीट करने में हेल्प करता है, फॉर लूप भी मल्टीपल टाइम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने में हेल्प करता है। बट व्हाइल लूप कब तक रिपीट करता है? जब तक आपका एक्सप्रेशन, जो कंडीशन आपने स्पेसिफाई किया है, वो ट्रू है। तो ये रिपीट करता है टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक गिवन रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, ये तब तक आपके स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है। बट फोर लूप के केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ये तब तक रिपीट करता है टिल द आइटम नॉट एग्जॉस्टेड, आइटम्स नॉट एग्जॉस्टेड इन द सीक्वेंस। तो ये है जब तक आइटम्स मिल रहे हैं तब तक ये रिपीट करेगा। और व्हाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट करेगा। और सिमिलरली आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि व्हाइल लूप और फोर लूप का नेस्टेड या केवल व्हाइल लूप के बेस पर नेस्टेड, मतलब एक व्हाइल लूप के अंदर दूसरा व्हाइल लूप या एक फोर लूप के अंदर दूसरे फोर लूप को भी यूज किया जा सकता है। तो नेस्टिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मेनली ये दो टाइप के लूप हैं और दोनों ही लूप के वर्किंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये भी हम समझेंगे और विथ एग्जांपल्स हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं व्हाइल लूप का काम करने का क्या मेथड है, उसके बाद हम स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो व्हाइल इज एन लूपिंग स्ट्रक्चर। ये किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करने में हेल्प करता है। सो इसका सिंटेक्स है व्हाइल, this is the condition, condition means the relational expression, this is the condition,
and this is a relational expression. Relational expression, or you can say a comparison expression. Or also you can use the logical expression. तो रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर सेम, बट लॉजिकल में हम एंड और सिंबल्स का यूज करते हैं। रिलेशन एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बट दोनों ही ऑपरेटर्स के केस में रिजल्ट या तो ट्रू हमें मिलता है या हमें फॉल्स मिलता है। सो वाइल के केस में ये हमने कंडीशन स्पेसिफाई किया। कंडीशन मीन्स आइदर रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। और ये हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, और ये स्टेटमेंट्स इस वाइल से टुवर्ड्स द राइट इंडेंटेड हैं। तो और ये स्टेटमेंट कब तक रिपीट होंगे? जब तक आपका कंडीशन ट्रू है। तो अगर हम लिखते हैं वाइल ट्रू, प्रिंट ABC। सो इस केस में क्या होगा? अ, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो इस केस में ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि ये लूप कभी फॉल्स होगा ही नहीं। जब फॉल्स होगा ही नहीं तो अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं व्हाइल फॉल्स प्रिंट ABC, तो इस केस में ये स्टेटमेंट एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम लूप के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाए। तो लूप के अंदर हमें एंट्री कब मिलती है? जब हमारा ये एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम फिर से अपने एक्सप्रेशन की तरफ चल जाते हैं, और फॉल्स होने के बाद ये लूप आपका स्टॉप हो जाता है। लेकिन इस केस में देखिए तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ही प्रिंट होता रहेगा। और इस केस में कंडीशन फॉल्स है तो हम स्टेटमेंट को एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सिमिलरली अब हम दूसरा एग्जांपल लें, तो यहाँ पर n हमारे पास 1 है, और हम यहाँ पे लेते हैं while n ग्रेटर देन 10, प्रिंट n। तो इस केस में क्या हुआ? 1, n की वैल्यू 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 10, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया? फॉल्स। सो फॉल्स के केस में लूप के अंदर आप आ ही नहीं पाए, तो आपका कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं n इक्वल टू 1 while n लेस देन 10, प्रिंट n। तो इस केस में क्या होगा? 1 आपका लेस देन 10 है, तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हुई? ट्रू। सो ट्रू के केस में आप लूप के अंदर आ गए, और ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली आपका प्रिंट हो गया। तो आप बता सकते हैं इस केस में ये n की वैल्यू क्या है? 1 है, और 1 कितनी बार प्रिंट होगा, या फिर 1 2 3 4 क्या कहाँ तक डाटा प्रिंट होगा? क्या आप बता सकते हैं इस केस में कहाँ तक डाटा प्रिंट होगा? इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? कहाँ तक का डाटा प्रिंट होगा?
इन दिस केस ये कंडीशन आपका ट्रू है। तो लूप के अंदर हम आ गए और 1 यहाँ पर प्रिंट हुआ और 1 प्रिंट होने के बाद फिर से हम ऊपर लूप के पास अगर n की वैल्यू अभी भी 1 है तो अकॉर्डिंगली ये 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि ये लूप कभी फॉल्स होगा ही नहीं और n की वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो डाटा प्रिंट हो रहा है वो इनफाइनाइट टाइम प्रिंट हो रहा है। तब हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं। सो इन दिस केस व्हाइल n लेस देन 5 प्रिंट n और n की वैल्यू 1 प्रिंट होने के बाद 2 हो जानी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम n की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है। फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 है। तो जब n की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 5 और ये कंडीशन आपका ट्रू है। तो ट्रू के केस में यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया और n की वैल्यू हो चुकी है अब 1 प्लस 1 2। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट लूप, फिर से लूप पे हम आए और अब की बार n की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो 2 लेस देन 5, फिर से ये 2 है। तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया और अब इसकी जो वैल्यू हो गई है 2 प्लस 1 3। फिर से ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और अब की बार इसकी वैल्यू हो गई है 3। तो 3 लेस देन 5, फिर से ये स्टेटमेंट ट्रू है। 3 प्रिंट हो गया एंड 3 प्लस 1 इज 4। फिर से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अब 4 है इनकी वैल्यू। तो 4 लेस देन 5, अगेन दिस इज ट्रू। 4 प्रिंट हो गया यहाँ पर एंड 4 प्लस 1 दिस इज 5। तो अगेन हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नाउ दिस टाइम n की वैल्यू 5 है। तो 5 लेस देन 5, अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो गया और हम यहीं से बाहर आ गए। तो अगर यहाँ हम डाटा देखें क्या प्रिंट हुआ 1 2 3 4, बट हमें कहाँ तक प्रिंट करना था 5 तक। ऐसे केसेस में लास्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 5, ताकि हमारा 5 भी प्रिंट हो जाए। तो इस केस में अगर हम लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू लिखते हैं तो अकॉर्डिंगली 1 से लेकर 5 तक का डाटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ तक वैल्यू को लेकर के जाना है उसके बेस पर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर लेस देन लिखेंगे तो उससे जस्ट एक पहले ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 तक ले जाना चाहते हैं तो लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसे अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। n की वैल्यू 1 है while n less than equal to 5, प्रिंट द वैल्यू ऑफ n और n की वैल्यू को अकॉर्डिंगली आप 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक चल रहे हैं। अगर हम इक्वल टू हटा दें तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो 1 से लेकर 4 तक ही प्रिंट होगा। और सिमिलरली अगर हम 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 10 स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम 10 लिखते हैं तो अकॉर्डिंगली 1 से लेकर 10 तक का डाटा यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक जो डाटा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे जस्ट हमने इंक्रीमेंट किया है 1 का। बट अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 कर दें तो 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5 अकॉर्डिंगली इस टाइप से वैल्यूज प्रिंट होंगी। 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो ये है स्टार्टिंग वैल्यू, ये है लास्ट वैल्यू जहाँ तक आपका लूप चलेगा। और यहाँ पर आप n के अंदर जो भी इंक्रीमेंट स्पेसिफाई करना चाहते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो भी डिफरेंसेस आप देंगे उसके बेस पे आपका डाटा जनरेट होता है।
तो हमने 1 लिखा है, तो अकॉर्डिंगली 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी 2 के इंक्रीमेंट में वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ प्रिंट हो जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें 2, तो क्या होगा? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, अकॉर्डिंगली इस टाइप से वैल्यूज़ आपकी प्रिंट हो जाएँगी। तो 2, 4, 6, 8, 10। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, उसके बेस पर आपका जो डाटा है वो प्रिंट होता है। तो इस केस में ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, और सिमिलरली 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इस केस में इवन नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर सारे नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, तो ऐसे केसेस में आप इंक्रीमेंट को 1 रख सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया था, 1 से स्टार्ट किया था, और 1-1 के डिफरेंस पे सारे नंबर्स हम जनरेट कर रहे थे। नेक्स्ट है, सपोज हमारे पास ये n की वैल्यू 5 है, और हम यहाँ पे लिखते हैं while n लेस देन इक्वल टू 50, प्रिंट द n इक्वल टू n प्लस 5। सो इस केस में क्या डिस्प्ले होगा? इस केस में बता सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा? इस केस में क्या रिजल्ट आएगा? इस केस में जैसे हमने स्टार्टिंग वैल्यू 5 दी है और लास्ट वैल्यू 50 है, तो अकॉर्डिंगली 5 के डिफरेंस पे जितने भी वैल्यूज हैं, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो 5, 10, 15, 25, 5 के डिफरेंस पे जितनी भी वैल्यूज मिल रही हैं, वो यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 5 स्पेसिफाई किया है, लास्ट वैल्यू 50 है, और 5 से लेकर 50 के बीच में 5 के इंक्रीमेंट पे जितने भी वैल्यूज हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। सिमिलरली सेम रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए दूसरा मेथड जो हम फॉलो कर सकते हैं, वो है n की वैल्यू 1 है, while n लेस देन इक्वल टू 10 है, हम यहाँ पर प्रिंट n कर रहे हैं, और n की वैल्यू n प्लस 1 कर देते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें, तो 1 से लेकर 10 तक का नंबर जनरेट होगा, 1 से लेकर 10 तक का नंबर जनरेट होगा, और अगर हम इन सभी नंबर्स में 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो अकॉर्डिंगली सेम रिजल्ट हमें मिल जाता है। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 10, तो सेम डाटा हमें यहाँ मिल जाता है। तो हम जो एन डिस्प्ले कर रहे हैं, इसी के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। 5, 10, 15, 25, 30, 35 एंड 50। तो सेम रिजल्ट हम इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट कर लें, और उस जो नंबर जनरेट हो रहा है उसे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इन दिस केस ये तो जस्ट 5 का मल्टीपल प्रिंट हो रहा है, बट इफ आई वांट टू प्रिंट द 10 मल्टीपल्स ऑफ द एंटर्ड नंबर, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू इनपुट कर सकते हैं जिसका 10 मल्टीपल हमें प्रिंट करना है। एंटर नंबर, जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर का 10 मल्टीपल्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा n 1 से लेकर 10 तक जनरेट कर रहा है, उसके अंदर हम m को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इन दिस केस सपोज हम यहाँ लिखते हैं 12, तो 12 का 10 मल्टीपल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है।
बट अगर हम यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, तो सेम इसी स्टेटमेंट को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो इस केस में अगर उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इस इफ स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इस इफ को मॉडिफाई करने के लिए क्या लिखना होगा? दिस इज द n m into this n equal to this n into m। तो ये m जो हमने इनपुट किया जैसे 12 और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ रही है, तो 12 इंटू 1 12 इंटू 2 इस टाइप से सारी वैल्यूज हमारी एक एक करके डिस्प्ले हो जाएंगी। कुछ एरर है, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। हम यहाँ फिर से 12 लिखते हैं और सिमिलरली ये सारा रिजल्ट हमें इस फॉर्मेट में मिल जा रहा है। तो हम फॉर्मेटेड आउटपुट भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मेटेड स्टेटमेंट। फर्दर है सेम हम इस डाटा को लेते हैं और अब की बार फिर से हम 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करते हैं। एंड नाउ दिस टाइम आई वांट टू प्रिंट अप टू द 20। सो इस केस में अगर हम 20 तक का डाटा प्रिंट करें तो क्या होगा? ये सीक्वेंस में सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, बट हम प्रिंट कैसे करना चाहते हैं? इन अ सिंगल लाइन। ये जो प्रिंट हो रहा है ये वर्टिकली डाउन हो रहा है, बट हम प्रिंट करना चाहते हैं सिंगल लाइन में। तो ये आउटपुट क्या सिंगल लाइन में भी जनरेट हो सकता है क्या? सो इन दिस केस ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जब भी आप प्रिंट लिखते हैं डाटा हमेशा नेक्स्ट लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज प्रिंट के अंदर एक एंड कैरेक्टर होता है। दिस इज द एंड कैरेक्टर। तो ये एंड में बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्लैश एन कंट्रोल वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो जाता है। तो वन प्रिंट करने का कंट्रोल अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लाइन पे हो गया ताकि टू नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। सो इन दिस केस आप यहाँ पर एंड करेक्टर को स्पेस से रिप्लेस कर दीजिए ताकि सिलेक्शन की जगह स्पेस हो जाए और अकॉर्डिंगली डाटा आपका सिंगल लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा डाटा देखिए सिंगल लाइन में आ गया। बट यहाँ पर स्पेस भी हमें देना है। तो यहाँ पर आपने सिंगल स्पेस नहीं प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर आप बीच में एक स्पेस या दो स्पेस जो भी आप देना चाहें या फिर कोई सेपरेटर कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज जनरेटेड लाइक दिस। तो अब आपने यहाँ पर एंड को जो सिलेक्शन था उसे स्पेस से रिप्लेस कर दिया, तो अकॉर्डिंगली आपका डाटा यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक सिंगल लाइन में जनरेट हो जा रहा है। नेक्स्ट इसमें है फिर से हम n इक्वल टू 1 ही लेते हैं और अब की बार हम n लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं और अब की बार यहाँ पर प्रिंट n फिर से प्रिंट n ले रहे हैं और n इक्वल टू n प्लस 1 कर देते हैं। अब इस केस में फिर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, बट हमें क्या प्रिंट करना है? इंस्टेड ऑफ नंबर्स आई वांट टू प्रिंट द सम ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर्स। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं सम इक्वल टू 0 और n की वैल्यू को अकॉर्डिंगली प्रिंट करने की जगह हम इसे सम प्लस n कर देते हैं। तो ये जो डाटा प्रिंट हो रहा है, ये जो डाटा प्रिंट हो रहा है वो n में है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जनरेट हो रही है और इस डाटा का अकॉर्डिंगली हम सम के अंदर एक्यूमुलेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर प्रिंट इसे हटा देते हैं।
तो ये प्रिंट हमने स्टेटमेंट यहाँ हटा दिया, तो जो डाटा है वो जनरेट तो हो रहा है बट अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सारा वैल्यू सम के अंदर एक्यूमुलेट हो चुका है। तो अब हम इसे यहाँ पर लास्ट में एस स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पर हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। और यहाँ पर मैसेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक दिस, सम इज एस। तो फाइनली सम 55 यहाँ हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाइल के अंदर ये इसके ब्लॉक स्टेटमेंट है, प्रिंट इसके साथ नहीं लिखा है, जस्ट वाइल के नीचे है। इट मीन्स जब वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा तब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बट अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को सपोज हमने जस्ट सिंगल स्पेस या ऐसे स्पेस दे दिया है और अब हम यहाँ रन करने की कोशिश करेंगे, तो इन दिस केस यू विल गेट एन एरर मैसेज। और रीजन क्या है? अनइंडेंटेड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। ये प्रिंट स्टेटमेंट ना वाइल के लेवल पर है और ना ही इसके ब्लॉक के स्टेटमेंट के लेवल पर है। तो ये किसी भी लेवल के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो या तो इसे आउटर लेवल के साथ मैच करें या फिर इसको इनर स्टेटमेंट के साथ मैच करें। तो अगर हम इनर स्टेटमेंट के साथ मैच कर देते हैं तो क्या होगा? इस केस में जब भी n की वैल्यू जनरेट हो रही है, सम हो गया और सम जनरेट करने के बाद अकॉर्डिंगली सम को डिस्प्ले भी कर रहा है। तो लूप जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार सम की वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 थी तो अकॉर्डिंगली सम 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 3 है, 1 प्लस 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम लूप रिपीट हो रहा है तो 10 टाइम सम की वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। तो हमें सम डिस्प्ले कब करना था? सबसे लास्ट में, जब लूप एग्जॉस्ट हो जाए, जब लूप फॉल्स हो जाए। तो जैसे ही ये लूप फॉल्स होगा हम सबसे लास्ट में स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली इस सम को हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। और सिमिलरली स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमारे पास एल्स मेथड भी पाइथन में अवेलेबल है, जबकि एल्स मेथड वाइल के साथ किसी और लैंग्वेज में नहीं होता है। बट इन केस ऑफ पाइथन हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक दिस, एल्स। सो अगर वाइल का स्टेटमेंट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो फॉल्स कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू के केस में ये स्टेटमेंट तो मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, बट एल्स वाला का पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम एल्स वाले स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इस केस में भी रिजल्ट सेम वही मिलेगा जैसा हमने पहले देखा था, सम इज 55। तो जब तक ट्रू है सारी वैल्यूज यहाँ पर ऐड ऑन हो रही हैं, और जैसे ये फॉल्स होगा हम इस एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। नेक्स्ट कल हमने देखा था किसी भी डिजिट को रिवर्स करने का प्रोग्राम। तो उसके अंदर सपोज आपके पास 1 2 3 है और इसके डिजिट्स को रिवर्स करना है। तो हमने एन में से इंडिविजुअल डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया था। फिर एन का लार्ज डिजिट हमने इंटीजर डिवीजन से ट्रंकेट कर दिया था। तो ये डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डी को प्रिंट कर देते हैं और ये सेम स्टेटमेंट हमें रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 है। तो आई वांट टू रिपीट दिस स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। तो 123 है तो फर्स्ट टाइम 3 हमें मिलेगा, नेक्स्ट टाइम 2 मिलेगा, नेक्स्ट टाइम 1 मिलेगा। इस स्टेटमेंट को हम रन करके देखते हैं। सो इस केस में जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो n का लास्ट डिजिट 3 हो गया। अब n का लास्ट डिजिट ट्रंकेट हो गया। नेक्स्ट टाइम 12 है, 12 का लास्ट डिजिट आप मॉडुलस करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको
2 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 डिजिट्स आपको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं और ये लूप में के अकॉर्डिंग अब जितने भी नंबर्स हों, स्टेटमेंट फिक्स है। सेम प्रोग्राम आपके मल्टीपल नंबर्स के डिजिट्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम कितने भी डिजिट्स हों उन सभी को एक्सट्रैक्ट करने में कैपेबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लूप। ये प्रोग्राम जब तक आपका n 0 से ग्रेटर है तब तक चलता ही रहेगा और 1 बाय 1 लास्ट के डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो 3 2 1, अगर 5 डिजिट नंबर है तो 5 4 3 2 1 डिस्प्ले हो रहा है। बट इस केस में अगर सपोज आप सम करना चाहते हैं तो हम इस डिजिट को इस आर में ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम सम डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे डिजिट एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये आर आर जो 0 हमने लिया था उसमें 1 बाय 1 ये डिजिट ऐड हो रहा है। तो पहले 5 ऐड हो गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 सभी डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो फाइनली हमें 15 मिल रहा है। दिस इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सिमिलरली अगर इसे रिवर्स करना है तो रिवर्स का प्रोग्राम भी सेम वैसा ही है जैसा सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम हम लिखते हैं। सो इन दिस केस अगर आपको रिवर्स जनरेट करना है तो रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस दिस डी। तो सम ऑफ डिजिट्स और रिवर्स का स्टेटमेंट देखें तो नियर अबाउट सेम है। यहाँ पर हमने जस्ट इसमें डिजिट को ऐड किया। यहाँ पे डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट को ऐड किया है। तो इन दिस केस हम इसका रिवर्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट या रिवर्स जनरेट करना हो तो सिंपली सेम लॉजिक है और इसी मेथड से हम सम ऑफ डिजिट या रिवर्स भी जनरेट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम इसे एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इफ द नंबर इफ द reverse is equal to the temporary variable print palindrome number, else print not palindrome number। तो ये हमारे पास ये नंबर था और नंबर इस केस में रिवर्स होने के बाद ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 5 है, उसका रिवर्स डिफरेंट आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे सेम 1 2 2 1 ये नंबर ले लेते हैं तो इस केस में इस नंबर को अगर हम रिवर्स करेंगे तब भी नंबर सेम होगा और 1 2 2 1 एक पैलिंड्रोम नंबर होगा। सो ये इसके डिजिट हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं इसके सम ऑफ डिजिट से और ये इसका रिवर्स है और इसके इसमें ये पैलिंड्रोम नंबर है। सो सम ऑफ द डिजिट रिवर्स ऑफ अ नंबर पैलिंड्रोम नंबर सभी का प्रोग्राम नियर अबाउट सेम है। सभी में सेम व्हाइल लूप का यूज करके हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट अपना पूरा कर लें, फिर अब हम देखेंगे जैसे कल हम एक प्रोग्राम हमने लिखा था इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम एक फाइल में स्टोर कर रहे थे। तो आज हम लूप के थ्रू देखेंगे कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे हम फाइल के अंदर मूव कर सकते हैं इन अ सिंगल को। तो जब रिकॉर्ड मूव हो जाएगा फाइल के अंदर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि जब फाइल में डाटा अवेलेबल है सीएसवी फॉर्मेट में और उसे अगर हमें प्रोसेस करना है तो कैसे उसे रीड करके प्रोसेस किया जा सकता है। तो अभी तो जस्ट हम एक सीएसवी फाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बाद में हम देखेंगे CSV फाइल को रीड करके प्रोसेस भी कैसे किया जा सकता है बाय यूजिंग द सिंपल प्रोग्राम्स। और बाद में जब हम डाटा फ्रेम करेंगे तो वहाँ पर एडवांस लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम देखेंगे कि CSV फाइल को कैसे इजीली प्रोसेस किया जा सकता है, क्योंकि पांडा में बहुत ही एफिशिएंट मेथड्स हैं जिससे बहुत बड़ी लाइब्रेरी को बहुत ही इजीली प्रोसेस किया जा सकता है। तो अभी हम सिंपल कोडिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सिंपल प्रोग्राम से हम देखते हैं कैसे फाइल क्रिएट होगा और फाइल को कैसे हम रीड कर सकते हैं। और आने वाले सेशन में उस डाटा को प्रोसेस करने का लॉजिक भी हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा स्लाइड है, पहले इस स्लाइड को कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे उन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया ये आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट है और जब तक ये ट्रू है तब तक आपका ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। जैसे फॉल्स होगा हम लूप से बाहर निकल जाते हैं। और ये इसका सिंटैक्स है, व्हाइल के अंदर ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आप सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और ये मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है और ये व्हाइल से टुवर्ड्स राइट इंडेंटेड होता है। जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया ये एक्सप्रेशन रिलेशनल या लॉजिकल हो सकता है। लॉजिकल यानी जिसमें आप एंड या और सिंबल का यूज करते हैं। रिलेशनल यानी कि जिसमें आप इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। सो सपोज आपके पास एन 5 है और आप यहाँ पे लिख रहे हैं वाइल एन ग्रेटर देन 10 प्रिंट एन इक्वल टू एन प्लस वन। इस केस में क्या प्रिंट होगा? इस केस में क्या प्रिंट होगा? इस केस में तो 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट केस से बताइए क्या प्रिंट होगा? मैंने जैसे बताया कि ये लूप तब तक चलता है जब तक आपका एक्सप्रेशन है वो ट्रू है। फर्स्ट केस में क्या रिजल्ट आएगा? इन दिस केस हमारा 5 है और 5 ग्रेटर देन 10 है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गया तो कुछ भी प्रिंट यहाँ नहीं होगा। इन दिस केस ये एक 10 है और 10 नॉन ज़ीरो नंबर है तो ये ट्रू होगा। तो इस केस में इनफाइनाइट टाइम तक ये लूप चलता रहेगा और अकॉर्डिंगली 1, 2, 3 इनफाइनाइट टाइम तक डाटा प्रिंट होता रहेगा विद अ इंक्रीमेंट ऑफ 1। सिमिलरली इन दिस केस ये भी -10 है और एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू है। सो इस इन दिस केस आल्सो इट विल प्रिंट 1, 2 इनफाइनाइट टाइम में डाटा प्रिंट होता रहेगा। सेकंड और थर्ड केस में एक कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा। केवल फर्स्ट केस में कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, बाकी
सेकेंड और थर्ड दोनों ही केस में इनफाइनाइट टाइम नंबर जनरेट होते रहेंगे। तो दिस इज द सेम स्टेटमेंट। आपके पास एक कंडीशन है और आपने जब तक आपका कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। एंड दिस इज द सेम एग्जांपल जो भी हमने समझने की कोशिश की थी। वाइल की वैल्यू 0 है और 0 जब तक लेस देन 11 है हम यहाँ काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट किया और हमने जस्ट लेस देन 11 लिखा है, तो अकॉर्डिंगली ये 10 तक यहाँ पर प्रिंट होगा। बट अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 11 कर देते तो ये 0 से लेकर 11 तक प्रिंट होता। सिमिलरली अगर हम इसे 1 से शुरू करते तो ये फर्स्ट लाइन प्रिंट नहीं होती, ये 1 से यहाँ पे डाटा प्रिंट स्टार्ट करता। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी स्टार्ट वैल्यू दी है, क्या एंड वैल्यू स्पेसिफाई किया है, और क्या आपने स्टेप वैल्यू स्पेसिफाई किया है। स्टेप मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो स्टार्ट से लेकर एंड के बीच में कितने का डिफरेंस आप चाहते हैं वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करते हैं। तो जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे उसके बेस पर आपका वैल्यू आगे की तरफ प्रोसीड करता है। सिमिलरली इन दिस केस हम यहाँ पर 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स की लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो 1 से हमने स्टार्ट किया और ये हमारा फाइनल रेंज है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही 2 के डिफरेंस पर हम नंबर जनरेट कर रहे हैं, कि हमने यहाँ पर काउंटिंग 2 स्पेसिफाई किया है। तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर जो जनरेट होगा वो 3, और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 5, देन 9। और जो वैल्यूज जनरेट होंगी वो 1 से लेकर 10 के बीच में ही जनरेट होंगी, इससे बाहर ये डाटा नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट रेंज फॉर दिस लूप। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू 9 से आगे यानी कि 11 पे जाएगा ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ हम लूप से बाहर निकल जाते हैं। तो इस केस में 1 लेस देन 10, 3 लेस देन 10, 5 लेस देन 10, 7 लेस देन 10, 9 लेस देन 10, 11 लेस देन 10। तो यही एक्सप्रेशन है, ये भी ट्रू 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 है, बट ये फॉल्स है। तो जहां जहां तक ट्रू आया ये सारी वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, और जैसे ही ये फॉल्स हुआ हम लूप से बाहर निकल जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन हमारा जो वैल्यूज है वो यहाँ पर प्रिंट होता है। सिमिलरली इस केस में हमने देखा 1 से लेकर 10 तक के बीच में अगर हमें नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो नंबर हमारा जनरेट हो रहा है उसी नंबर को जस्ट हमने एक वेरिएबल में ऐड करते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो डाटा जनरेट हो रहा है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और स्टार्टिंग में सम की वैल्यू हमने क्या ली है 0। तो 0 में अगर ये सारी वैल्यूज 1 बाय 1 ऐड होती चली जाए तो हमें जो सम है वो 55 मिलेगा। तो यहाँ पे जो डाटा ऐड हो रहा है वो किस तरीके से है, स्टार्टिंग में सम 0 है, सम प्लस दिस n, और n की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। उसके बाद सेम स्टेटमेंट हम रिपीट करते जा रहे हैं 10 टाइम। अकॉर्डिंगली सम में स्टार्टिंग में 0 है तो 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट टाइम अब सम की वैल्यू क्या हो गई है 1, 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट टाइम 3 प्लस 3 6। नेक्स्ट टाइम 6 प्लस 4 10, एंड सो ऑन। ये सारा नंबर्स एड ऑन होता रहेगा एंड फाइनली यू विल गेट द 55 एज द रिजल्ट। एंड इन दिस केस वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो जैसा भी मैंने आपको बताया सम ऑफ 5 नंबर्स करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स उनका सम। बट अगर आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो सेम इन्हीं नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 5। तो सारे नंबर्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सम की जगह मल्टीप्लाई कर दें,
तो उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल के केस में स्टार्टिंग वैल्यू 1 लेना पड़ता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 ली जाती है। बट अगर सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 ली जाती है। So 0 plus all this number. इस केस में 1 multiply by all this number. So 1 is the initial value of the app. In this case 0 is the initial value of the sum. तो फैक्टोरियल केस में सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और सम के केस में सारे डिजिट के बीच में हम अर्थमेटिक प्लस साइन अप्लाई करते हैं। तो नेचुरल नंबर के सम और फैक्टोरियल के बीच में मेनली इस साइन का डिफरेंस है। एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इसे हम कैसे प्रिंट करेंगे? n की स्टार्टिंग वैल्यू 10 while n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अब हमें 10 से लेकर 1 तक चलना है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। तो n की वैल्यू जब तक 1 या 1 से ग्रेटर है तब तक ये लूप चलना चाहिए। और यहाँ पर हम n की वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं और अकॉर्डिंगली अब हमें n में क्या करना होगा? 1 का सब्सट्रैक्शन, ताकि 10 के बाद 9, 9 के बाद 8 इस टाइप से नंबर जनरेट हो सके। और ये है आपका रिवर्स ऑफ अ डिजिट। तो रिवर्स ऑफ डिजिट का प्रोग्राम ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैसे हम 1 बाय 1 डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बेस पर उसका सम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि व्हाइल के केस में भी एल्स स्टेटमेंट अलाउड है। और ये केवल पाइथन में ही है। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ट्रू के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो आप एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ट्रू के केस में तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स के केस में डायरेक्टली ये एल्स स्टेटमेंट पे जंप कर जाता है। यानी कि एल्स स्टेटमेंट केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है, और कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका लूप फॉल्स हो जाएगा। तो सेम प्रोग्राम है जिसमें हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर रहे थे। तो दिस इज द ट्रू ब्लॉक। ट्रू ब्लॉक के केस में हम ये जो काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट कर रहे हैं, इसे ऐड कर ले रहे हैं। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा हमने यहाँ पर सम को डिस्प्ले कर दिया। सो एल्स के केस में आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रिंट है ये टुवर्ड्स राइट इंडेंट कर दिया गया है। बट एल्स लिखना कोई कंपल्सन नहीं है, बट जस्ट फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया है, ताकि आप ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को यहाँ पर सेपरेट कर सकें। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका ट्रू ब्लॉक है और ये फॉल्स ब्लॉक है। तो फॉल्स ब्लॉक केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा एट द एंड ऑफ द लूप। तो इस केस में काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन 5। तो आप लूप के अंदर है, नेक्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू 1 हो गए, अभी भी आप लूप के अंदर है, 2 पे भी लूप के अंदर है, 3 में भी लूप के अंदर है, 4 में भी लूप के अंदर है। जैसे ही 5 होगा, 5 लेस देन 5, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स केस में डायरेक्टली आप एल्स स्टेटमेंट पे चले जाते हैं एंड दिस इज द आउट ऑफ लूप। तो एल्स स्टेटमेंट जस्ट एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर मैं जस्ट एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। आई होप आप इसे समझ पाएंगे। while n less than equal to 5, n equal to n plus 1, else print n, and again print n। इस केस में क्या रिजल्ट आएगा? अब n की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका
1 से लेकर 5 तक के नंबर्स के लिए जनरेट होगा। तो अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4, 5 तक ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे ही n की वैल्यू फॉल्स होगी, हम एल्स पार्ट पे जंप कर जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा? 5। और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद फिर लास्ट स्टेटमेंट ये भी प्रिंट होगा, एंड इट विल आल्सो डिस्प्ले द 5। इट विल आल्सो डिस्प्ले द 5। यानी कि एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी बाहर स्टेटमेंट लिखा हो वो फिर से एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है, या तो आप एल्स पार्ट में लिखेंगे या एल से बाहर लिखेंगे। 2 टाइम अगर रिपीट करेंगे, 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, तो अकॉर्डिंगली दोनों ही केस में ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो एल्स और बाहर के स्टेटमेंट में यहाँ पे जस्ट इंडेंटेशन का डिफरेंस है। तो ये आपका ट्रू ब्लॉक है और ये आपका फॉल्स ब्लॉक है। तो ट्रू के केस में ये स्टेटमेंट रिपीट होगा, दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड। बट फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट जस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है जब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है। सिमिलरली पास्ट स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, और पास्ट स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि कोई भी प्रोसेसिंग यहाँ पर नहीं करनी है। तो पास्ट स्टेटमेंट जस्ट स्पेसिफाई दैट नथिंग इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वाइल के केस में और इफ केस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और पास्ट का जस्ट सिंपल जनरल मीनिंग है नथिंग टू डू, एंड दिस इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट। और यहाँ पर हम फ्यूचर स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज किया गया है पास के साथ, तो इफ एन लेस देन 5, अगर एन की वैल्यू लेस देन 5 है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। बट अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना है। तो अगर हमें कुछ करना ही नहीं था तो हमने पास लिखा है क्यों? हम इस कंडीशन को ही चेंज कर देते। हम ऐसे भी लिख सकते थे, इफ एन ग्रेटर देन 5 प्रिंट ग्रेटर देन 5। ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। बट यहाँ पर हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि करंटली ये यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर कोई कोडिंग हमें लिखना होगा तो इस पार्ट को हम एग्जीक्यूट यहाँ पर वो स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देंगे। करंटली हमारे पास वो फ्यूचर कोड अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इसे हमने यहाँ पर पास स्पेसिफाई किया है कि करंटली यहाँ कुछ नहीं करना है, बट इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल दैट सम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो पास्ट स्टेटमेंट का मेन पर्पस या ऐसे कब यूज किया जाता है? व्हेन द लॉजिक ऑफ प्रोसेसिंग इज करंटली अननोन। करंटली हमारे पास कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए स्टेटमेंट अवेलेबल ना हो, एंड व्हेन नथिंग टू बी डन। दोनों ही केस में पास्ट स्टेटमेंट की हेल्प ली जा सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वाइल स्टेटमेंट में कैसे हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं, और इन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज का यूज करके हम किसी भी लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग को भी प्रोसेस किया जा सकता है। तो हम पहले उन कुछ प्रोग्राम्स को देख लें, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ये लिस्ट है, और इस लिस्ट में हम सारे नंबर्स को वन बाय वन प्रिंट करना चाहते हैं। सो वन बाय वन अगर नंबर को प्रिंट करना है तो हमें इसका इंडेक्स नंबर की ज़रूरत होती है। तो इसका इंडेक्स नंबर अगर हम देखें तो इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इन इंडेक्स नंबर को जनरेट अगर हमें करना है तो हम व्हाइल लूप से कैसे जनरेट कर सकते हैं? n इक्वल टू 0, n लेस देन
दिस 5 और प्रिंट दिस एन, और एन के अंदर हम वन बाय वन इंक्रीमेंट करते रहते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 इंडेक्स हमने जनरेट कर लिया। अगर ये इंडेक्स हम ए को पास कर दें, ए में एन पास कर दें, तो अकॉर्डिंगली उस पोजीशन पे जो डाटा होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाता है 10 20 30 40 एंड 50। तो हम किसी भी सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स के आइटम को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वाइल लूप। वाइल लूप का यूज करके इसके इंडेक्स नंबर के बेस पे हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर के आइटम को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर एक्सट्रैक्ट करना या इनके नंबर्स का सम करना, वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब हम सेम यही डाटा फिर से लेते हैं। अब हमें इन डाटा का सम करना है। सो इन दिस केस तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लिस्ट था और एन के बेस पर हम इसमें से इंडेक्स नंबर जनरेट कर पा रहे हैं, और उस इंडेक्स पोजीशन पे जो भी डाटा है उस डाटा को हम सम वेरिएबल में एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं, और एन की वैल्यू को हम वन बाय वन इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं ताकि 0 के बाद 1 1 के बाद 2 वैल्यू हमें यहाँ मिलती रहे, और फाइनली लास्ट में हम यहाँ सम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मल्टीपल टाइम सम आ रहा है, तो ये पहले से यहाँ सम है, इसका सम। ये सम यहाँ पे पहले से स्पेसिफाइड है, तो हम यहाँ पर इन सभी नंबर्स का सम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सेम ऐसे ही सपोज हमारे पास एक और ये लिस्ट है, और इस केस में हमारे पास डाटा है 11 12 13 14 और 15। अब इस केस में हमें उन नंबर्स का सम करना है जो इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर कौन से हैं? 12 एंड 14। तो इन नंबर्स को सम करना है या डिस्प्ले करना है, तो कैसे किया जा सकता है? तो सेम हमें वन बाय वन सारे नंबर्स को पहले तो रिट्रीव करना होगा। तो इस केस में तो हम सारे नंबर्स को वन बाय वन एक्सेस कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं। सारे नंबर्स रिट्रीव हो रहे हैं, बट हमें चाहिए केवल इवन नंबर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ ए एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर वो नंबर इवन है तब तो उसे डिस्प्ले करना है, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करना है। तो हमने ये एक स्टेटमेंट हो गया, और ये एन के इंडेक्स नंबर को चेंज किया। अगर हमारा नंबर इवन है तब तो वो डिस्प्ले हो रहा है, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो इन दिस केस सारे नंबर्स की जगह केवल इवन नंबर्स ही हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। और सिमिलरली अब इवन नंबर्स का केवल सम करना है, एस इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसी को हम सम में ऐड भी कर देते हैं। तो फाइनली
इवन नंबर्स का सम अगर डिस्प्ले करना है तो हम डिस्प्ले भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये दो इवन नंबर्स हैं और ये उनका सम है। सिमिलरली हम ऑड और इवन दोनों का सम करना चाहते हैं तो हमें टू डिफरेंट वेरिएबल्स को लेना होगा और उसके बेस पर हम ऑड और इवन नंबर्स के सम को सेपरेटली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे ऑड और इवन नंबर्स को सेपरेट डिस्प्ले करना है, उनका सम सेपरेटली डिस्प्ले करना है तो पॉसिबल है। तो ये हमारे पास नंबर है और इस केस में हम सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इन दिस केस अगर 0 है तो हमने सम ऑफ इवन में ऐड कर दिया, एल्स सम ऑफ ऑड में ऐड कर दिया और फाइनली सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड को हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। एस वेरिएबल अब नहीं है, इवन है और एस ऑड है। तो जितने भी ऑड और इवन नंबर है उनका हमने सेपरेटली यहाँ पे सम कर दिया। तो ये था कैसे हम लिस्ट के डाटा को कर सकते हैं प्रोसेस। बट अगर हम यहाँ पर ये टपल है तो टपल के केस में भी प्रोसेसिंग सिमिलरली हो जाती है, क्योंकि टपल और लिस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। केवल टपल का डाटा मॉडिफाई नहीं हो सकता बट लिस्ट में मॉडिफिकेशन अलाउ है। एक्सेसिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर यही डाटा आपका सेट है, सेट, तो सेट के केस में इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू रिट्रीव द डाटा ऑफ अ सेट। सो सेट के केस में अकॉर्डिंगली यहाँ पर एरर मैसेज शो करेगा दैट सेट के अंदर सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं होता है। तो आप लिस्ट और टपल को इजीली सिमिलर मेथड से प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग को भी हम सिमिलर मेथड से प्रोसेस कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास कंप्यूटर वर्ड है और इस कंप्यूटर में हम चेक करना चाहते हैं कितने वॉवेल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इन दिस केस आल्सो वी कैन जनरेट दिस इंडेक्स नंबर। तो इस केस में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस केस में अगर हम इंडेक्स नंबर देखें तो हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन ए एंड इस ए में से इस एन नंबर पोजीशन के डाटा को हम रिट्रीव कर ले रहे हैं। तो स्ट्रिंग के 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर रिट्रीव कर ले रहे हैं। और इस केस में अगर हम देखना चाहते हैं कितने वॉवेल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो या केवल वॉवेल्स को प्रिंट करना है, तो अभी तो करंटली सारे कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं बट हम चाहते हैं केवल वॉवेल्स ही प्रिंट हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ ए एन इक्वल टू, सपोज हम लिखते हैं कि अगर वॉवल ओ है तब तो वो प्रिंट हो, अदरवाइज वो प्रिंट ना हो। तो हमने ओ लिखा और सिमिलरली हम एक और कंडीशन लगा देते हैं और दिस यू। तो ओ और यू हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, बाकी के कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करना जरूरी है। ओ और यू प्रिंट हो गया। सिमिलरली हम ए ई आई ओ यू सारे कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा लाइक दिस ए
ई, और ऐसे ही हम आगे की कंडीशंस भी दे सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ सो मच ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरा मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, हम मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प ले लेते हैं। दिस इफ दिस ए एन इन दिस ए ई आई ओ यू, अगर ये ए एन मीन्स 0 नंबर पोजीशन करेक्टर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अगर ये करेक्टर इस सीक्वेंस ऑफ लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, इस सीक्वेंस ऑफ वर्ड में एग्जिस्ट करता है, तो वो वावल है और उसे प्रिंट होना चाहिए। इस केस में हमारे पास 3 वावल्स हैं और ये प्रिंट हो गए। तो यहाँ पर कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो और उसमें अगर आपको देखना है कि कितने वावल्स हैं तो उन्हें आप प्रिंट कर पा रहे हैं। सिमिलरली उनकी काउंटिंग आपको चाहिए तो आप सी वेरिएबल ले सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, और इस केस में जितनी बार ये प्रिंट हो रहा है उतनी बार इसे इंक्रीज कर दीजिए। यानी कि जितनी बार कंडीशन ट्रू हो रहा है उतनी बार हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और सिमिलरली जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे काउंट ऑफ vowels in this word is this C. तो टोटल 3 vowels हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। So this is how sequential structures can be processed by using this while loop. नेक्स्ट कुछ और स्टेटमेंट्स हैं जो बाकी के लैंग्वेजेस में भी होते हैं, लाइक ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मेन यूज है टू कम आउट ऑफ द लूप प्रीमेच्योरली, कम ऑफ द लूप प्रीमेच्योरली, यानी कि लूप से नॉर्मली हम बाहर कब आते हैं, जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है। बट इन बिटवीन अगर आपको लूप से बाहर आना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। यानी लूप से पहले ही बाहर आना हो, प्रीमेच्योरली बाहर आना हो, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम इस केस में ही देखें, n इक्वल टू 1 while n लेस देन इक्वल टू 10 n प्रिंट n n इक्वल टू n प्लस 1। इस केस पे अगर हम देखें तो हमारा जो लूप है वो अकॉर्डिंगली 10 टाइम रिपीट हो रहा है। बट इस केस में लूप से बाहर हम कब आ रहे हैं, जब हमारा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है। जब तक ये ट्रू है, जब तक ये ट्रू है हमारा ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो रहा है। इस केस में अगर हम देखें तो ये टोटल 10 टाइम्स रिपीट होगा, उसके बाद ही हम बाहर आएंगे। बट हम चाहते हैं कि इन बिटवीन हम लूप से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि हमारा कंडीशन तो ट्रू है लेकिन हम बाहर आना चाहते हैं। ऐसे केसेस में हम ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक दिस n लेस देन 10 प्रिंट n इक्वल टू n प्लस 1 इफ n ग्रेटर देन 5 ब्रेक। तो ब्रेक का मीनिंग है जैसे ही n की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में लूप से जब हम बाहर आए तो इस पोजीशन पर अगर हम देखें तो n की वैल्यू क्या होगी, 11। और रीजन क्या है, ये कंडीशन कब फॉल्स हुआ होगा, व्हेन 11 लेस देन इक्वल टू 10। तो अकॉर्डिंगली कंडीशन फॉल्स हो गया और जब हम लूप से बाहर आए उस वक्त n की वैल्यू 11 है। बट इस केस में अगर हम देखें तो लूप से बाहर हम कब आए, एट द टाइम ऑफ 6। तो जब n की वैल्यू 6 है उसी वक्त हम लूप से बाहर निकल चुके हैं। तो दोनों ही लूप में आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। इस केस में लूप जब मैच्योर हुआ यानी कि जब कंडीशन फॉल्स हुआ तब हम बाहर आए। बट इन दिस केस आपका लूप अभी मैच्योर नहीं हुआ है, स्टिल ये आपका ट्रू है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट आप लूप से बाहर आ चुके हैं। सिमिलरली ये एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्मली इस केस में 0 से लेकर आपका जो लूप है वो 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 3 हम लूप से पहले ही बाहर आ गए और 2 के बाद
कोई भी डाटा प्रिंट नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता तो इस केस में 1 2 3 4 5 तक की वैल्यूज प्रिंट होती। जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही 3 हो हम लूप से बाहर आ जाए तो 3 के बाद का सारा डाटा प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि आपका लूप ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सिमिलरली एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है और जैसे हमने देखा कि ब्रेक लूप से बाहर आने में हेल्प करता है, वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर ही रखता है, बट आपका करंट इटरेशन को वो स्किप कर देता है। तो इन केस ऑफ कंटिन्यू हम लूप से बाहर नहीं आते, बट करंट इटरेशन में ये जो बॉडी है इसको एग्जीक्यूट किए बगैर ही हम ऊपर की तरफ जंप कर जाते हैं। यानी कि करंट इटरेशन को अगर स्किप करना हो तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो नॉर्मल प्रोग्राम है वो 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, बट यहाँ पे हमने लिखा है जस्ट बिकॉज ऑफ आई इक्वल टू 3, यानी कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो कंटिन्यू कंटिन्यू मीन्स इसको प्रिंट नहीं करना है। तो 3 को स्किप करके बाकी की सारी वैल्यू 1 2 और 4 5 6 प्रिंट हो गई, बट इन बिटवीन का जो नंबर है वो प्रिंट नहीं हुआ। सो जस्ट बिकॉज ऑफ 3 आपका लूप चल रहा है, लूप टर्मिनेट नहीं हुआ, बट वो कंटिन्यू के बाद ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो करंट इटरेशन के लिए स्किप हो गए। यहाँ पे जस्ट एक सिंगल लाइन है, बट वहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट भी पॉसिबल हैं। तो ब्रेक में क्या है, जैसे ही ब्रेक मिलेगा हम लूप से बाहर आ जाते हैं, बट कंटिन्यू के केस में हम लूप के अंदर ही रहते हैं, बट उस करंट इटरेशन के लिए जितने भी स्टेटमेंट्स रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज दिस इनपुट स्टेटमेंट, हम यहाँ पहले भी यूज़ कर चुके हैं। इस केस में जो भी डाटा हमें मिलता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है। सो द डाटा टाइप ऑफ इनपुट स्टेटमेंट इज स्ट्रिंग, और इस डाटा को अकॉर्डिंगली हमें अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जैसे इस केस में अगर हम देखें और ये डाटा हमने इनपुट किया है और इसका डाटा टाइप हम चेक करें तो अकॉर्डिंगली ये स्ट्रिंग टाइप शो कर रहा है। तो इन दिस केस अगर हम ये 10 और 20 यहाँ पर इनपुट करते हैं और x प्लस वाई यहाँ डिस्प्ले करेंगे तो इन दिस केस आपको ये 10 एंड 20 मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, ये दोनों ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को अगर आप कॉन्केटिनेट करते हैं तो 1020 दोनों ही आपस में कॉन्केटिनेट यहाँ हो जा रहे हैं। बट अगर इन्हीं डाटा को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लें तो उस केस में 10 प्लस 20 30 रिजल्ट शो करता है। और लास्ट है यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में दो स्पेसिफिक वेरिएबल है, सेपरेटर एंड द एंड। तो एंड मैंने आपको बताया कि यूज किया जाता है, इट अलाउ टू स्पेसिफाई द एंड ऑफ लाइन। और सेपरेटर कीवर्ड है दो वेरिएबल्स के बीच में सेपरेटर स्पेसिफाई करने के लिए, पर दोनों ही ऑप्शनल हैं, दोनों ही ऑप्शनल हैं। सो अगर हम सिंपली यहाँ लिखते हैं 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 को डिस्प्ले अगर हम करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिस के साथ ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है सभी के बीच में, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, वन इज स्ट्रिंग और 2 वेरिएबल्स। तो सभी के बीच में अगर आप यहाँ देखें यहाँ गैप डिस्प्ले हो रहा है, स्पेस डिस्प्ले हो रहा है, बट इन दिस केस हमने यहाँ पर गैप की जगह स्पेस स्लैश हैश साइन स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये जो स्पेस है, जो सेपरेटर है, जो बाय डिफॉल्ट इस केस में जो सेपरेटर है वो क्या है, स्पेस। बाय डिफॉल्ट ये सेपरेटर है, इस स्पेस को हमने हैश साइन से रिप्लेस कर दिया। तो अकॉर्डिंगली इनके बीच में आप देख सकते हैं हैश साइन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई कर सकते हैं, हैश भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका जो डाटा है वो कॉमा सेपरेटेड वे में कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ पर भी ये सेपरेटर स्पेसिफाई किया जा सकता है। और इस केस में अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम प्रिंट वैल्यूज़ प्रिंट के थ्रू डाटा डिस्प्ले करते हैं तो डाटा हमारा प्रिंट होने के बाद अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। बट अगर आपने एंड करेक्टर को स्पेस से रिप्लेस कर दिया है तो डाटा प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर नहीं हुआ, कंट्रोल उसी लाइन पे है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो 10 डिस्प्ले हुई है 10 सेम उसी लाइन पे रह गया, फिर कंट्रोल उसी लाइन पे है, नेक्स्ट डाटा पे 20
उसी लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी हमने देखा था कैसे हम सिंगल लाइन पे डाटा को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, लूप में हमने देखा था, तो हम प्रिंट के साथ जब एंड को डिस्प्ले कर रहे थे, तो यहाँ पर हम एंड कैरेक्टर को स्पेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, ताकि जो हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो सेम लाइन पे डिस्प्ले हो, सेम लाइन पे डिस्प्ले हो, वो नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। तो ये था आपका जस्ट बेसिक जो लूपिंग के बेस पे था। अब हम करते हैं वो एग्जांपल जिसमें हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फाइल के अंदर बाय यूजिंग अ व्हाइल लूप स्टोर करना है। तो जस्ट उस एग्जांपल को करने के बाद हम आज का सेशन यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो जस्ट वो रिकॉर्ड वाला प्रोग्राम हम फिर से यहाँ देखते हैं। जैसे हमने कर लिया था रोल नंबर, एंटर नेम, और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास थे। वैसे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम रीड कर लेते हैं। तो ये हमने डाटा रीड कर लिया और इस डाटा को अकॉर्डिंगली हमें अपने फाइल के अंदर ले जाना है। यहाँ पर हमें टोटल चाहिए। टोटल हो गया। अब नेक्स्ट चाहिए हमें परसेंटेज। नेक्स्ट हमें ग्रेड चाहिए। तो ग्रेड के लिए क्राइटेरिया था हमारे पास। तो हम उतने कैटेगरीज तो नहीं लेंगे, जस्ट हम यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज ले लेते हैं। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, then grade is S, and if percentage greater than equal to 60, then the grade is A, and if percentage greater than equal to 50, then grade is B, else the grade is
तो अब हमारे पास ये डाटा है और इस डाटा को हम एक फाइल के अंदर मूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमें एक फाइल क्रिएट करना होगा। तो पहले हम डाटा को जस्ट डिस्प्ले कर देते हैं पहले। प्रिंट रोल नंबर, नेम और सभी सब्जेक्ट के मार्क्स। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इसे जस्ट चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम इस डाटा को अकॉर्डिंगली फाइल में मूव कर देंगे। कि परसेंटेज को राउंड हमने नहीं किया है। राउंड भी कर सकते हैं और इसे हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट करने का डिसएडवांटेज भी है, उसके फ्रैक्शनल पार्ट ही ट्रंकेट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास डाटा प्रॉपर वे में आ गया है और अब हम इसे अपने फाइल में ले जाना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंगली इस डाटा को ले जाना है, तो अब हम अपना फाइल क्रिएट कर लेते हैं। राइट मोड में क्रिएट किया ताकि फाइल एक नई फाइल क्रिएट हो। और ये पार्ट हमारे ट्रू बॉडी पार्ट का पार्ट है। तो ये सारे स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होंगे अगर ये कंडीशन ट्रू है, और अब हमें इसको फाइल के अंदर राइट करना है। हमने इसे अकॉर्डिंगली फाइल में राइट कर दिया और यहाँ पर भी स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं। तो ये डाटा हमारे पास फाइल में आ रहा है और ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि इस रिकॉर्ड को राइट करने के बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। या फिर यहाँ पर भी दिया जा सकता है एंटर रोल नंबर -1 टू एग्जिट। अगर आपको बाहर आना है तो रोल नंबर -1 एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर हम कंडीशन दे देते हैं इफ रोल नंबर इक्वल टू -1। और ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट का डाटा है, तो अकॉर्डिंगली इसे कोट्स में देना होगा। और अगर ये -1 है तो हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक मीन्स लूप से बाहर हम आ गए।
तो अगर -1 होगा तभी ये ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ ब्रेक नहीं करेगा, लूप के अंदर चलता रहेगा। और जब हम लूप से बाहर आ जाएँगे, तो हमें क्या करना है, फाइल डॉट क्लोज़, इस फाइल को हमने क्लोज़ कर दिया। अब हम रन करके देखते हैं हमारे डाटा मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे फाइल में जाएँगे या नहीं। तो फर्स्ट रोल नंबर इज़ 11 और अकॉर्डिंगली हम जस्ट यहाँ पर मार्क्स एंटर करते जा रहे हैं। रोल नंबर 12, रोल नंबर 13 और अब हम बाहर आना चाहते हैं तो -1 हमने एंटर कर दिया। तो जस्ट 3 रिकॉर्ड्स हमने इनपुट किए हैं और अब हमें चेक करना है कि ये 3 रिकॉर्ड्स हमारे ये स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है, तो इस पे देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जितने भी डाटा है वो अकॉर्डिंगली सीक्वेंशियल फॉर्म में एंटर होता जा रहा है। सिमिलरली ये तो फाइल हमने रीड कर लिया, राइट कर दिया। अब हमें इसी फाइल को रीड करके वन बाय वन डिस्प्ले करना है। तो हम इस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं रीड मोड में और वन बाय वन उसके रिकॉर्ड्स को रीड करके भी प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन जब हम फाइल को ओपन करते हैं, रीड मोड में ओपन करना होगा ताकि हम उसके रिकॉर्ड्स को रीड कर पाएँ। फाइल डॉट रीड और अब हम यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार में सारा का सारा डाटा रीड हो गया। जब हमने रीड किया तो सारा का सारा डाटा एक ही बार में रीड हो गया। लेकिन यहाँ पे डाटा हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स में थे। तो इस रीड के साथ हमने एक ही बार में रीड कर लिया। अगर इसे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करना है तो रीड लाइन फंक्शन भी होता है हमारे पास। हम उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सेम है, हम लाइन बाय लाइन रीड करें या कंप्लीट रिकॉर्ड्स को ही एक बार में रीड कर लें। जैसे अगर हम रीड लाइन यूज़ कर रहे हैं तो वन बाय वन रिकॉर्ड रीड होंगे। तो केवल फर्स्ट रिकॉर्ड रीड हुआ और ऐसे ही हम लूप में इसको रख सकते हैं कि जब तक एंड ना हो तब तक हमारा रिकॉर्ड चलता रहा। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी भी सारा रिकॉर्ड रीड होने के बाद इस डाटा को हम फ्रैगमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें रोल नंबर क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, वो हम चेक नहीं कर पा रहे। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ये क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस स्ट्रिंग में से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे कमिंग सेशन में। आज की डेट में हम इसे पूरा नहीं कर रहे। तो आज हमने जस्ट देखा कि फाइल कैसे राइट की जाती है। ये हमने फाइल को क्रिएट किया और लूप के अंदर ये डाटा को रीड करके फाइल के अंदर हमने राइट कर दिया। और फाइल को रीड करने के लिए ये जस्ट सिंगल स्टेटमेंट से रीड या रीड लाइन का यूज़ करके हम डाटा को रीड कर ले रहे हैं। तो डाटा फाइल हम क्रिएट कर पा रहे हैं, डाटा को रीड कर पा रहे हैं। अभी हमने डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास रोल नंबर और मार्क्स है। अब हमें उसमें टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो एक फाइल में डाटा है, उसे प्रोसेस करके दूसरे फाइल में ले जाना है। तो एक फाइल से डाटा जब हमें मिल रहा है, प्रोसेस तो तब होगा जब उसके रिकॉर्ड्स को हम फ्रेगमेंट कर पाएंगे कि पहला रोल नंबर है, दूसरा नेम है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स हैं। तो उन डाटा को कैसे सेपरेट करते हैं, क्या उसका लॉजिक है,
ये हम समझेंगे आने वाले सेशन में। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग द टुडेज सेशन। किसी का कोई क्वेरी हो अभी आप पूछ सकते हैं।